आज का अपना आर्टिकल स्टार्ट करते हैं। टाइटल पैराग्राफ लिखा हुआ है, पढ़ते हैं। स्पीडी इम्प्लीमेंटेशन। स्पीडी का मतलब है बहुत सही, तेज यानी कि रफ्तार से, और इम्प्लीमेंटेशन का मतलब है कि किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करना यानी कि लागू करना। ठीक है ना। तो हमें एक कोई चीज़ है, एक काम है जिसको लागू करना है और बहुत जल्दी से करना है, तेजी से करना है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब लागू क्यों करेंगे हम इसी काम को? लागू करेंगे ऑफ रिलीफ स्कीम। अब किस चीज को लागू करना है वो लिखा हुआ है, एक रिलीफ स्कीम को। रिलीफ का मतलब होता है राहत देने वाली, स्कीम का मतलब होता है योजना। तो हमें एक ऐसी एक स्कीम है, एक योजना है जो राहत पहुंचाएगी। अब उस स्कीम को हमें जल्दी से इम्प्लीमेंट करना है। ठीक। अब किसके लिए है? फॉर चिल्ड्रन के लिए। चिल्ड्रन का मतलब होता है बच्चे, बहुत सारे बच्चे, और एक बच्चे के लिए हम यूज करते हैं चाइल्ड। चाइल्ड माने बच्चा, एक बच्चा, और चिल्ड्रन मतलब बहुत सारे बच्चे। तो बच्चों के लिए एक स्कीम बनाई गई है, उस स्कीम को हमें जल्दी से इम्प्लीमेंट करना है। और बच्चे कौन से हैं? वो बच्चे हैं जो ऑर्फन हो गए हैं बाय कोविड-19। ठीक है ना। यानी कि जो अनाथ हो गए। ऑर्फन का मतलब होता है अनाथ हो जाना, यानी जिनके सिर से साया उड़ जाना माँ बाप का। ठीक है ना। वो बच्चे होते हैं ऑर्फन बच्चे, जिनका कोई सहारा नहीं होता। ठीक है ना। और वो अनाथ कैसे हो गए? कोविड-19 की वजह से, यानी कि जो वायरस है इसकी वजह से जिन बच्चों ने अपने माता पिताओं को खोया है, ठीक है ना, अब उनके ऊपर कोई साया नहीं है, कोई सहारा नहीं है उन बच्चों का। तो उन बच्चों के लिए सरकार ने एक स्कीम बनाई है, और उस स्कीम को हमें क्या करना है? हमें फटाफट से लागू करना है, ताकि उन बच्चों को राहत दी जा सके। ठीक है ना। और ये सारी चीज क्या है? इस असेंशियल है, ये जो पूरा काम है ये बहुत महत्वपूर्ण है। असेंशियल का मतलब होता है बहुत महत्वपूर्ण होना। ठीक है ना, इंपोर्टेंट होना। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है, देखो आगे ये जो लाइन है, ये लाइन समझने से पहले एक बात है जो सुनना बहुत ज़रूरी है। वो ये है कि आपने एक मुहावरा है जो सुना होगा कि अगर किसी काम की शुरुआत काफ़ी अच्छी हो जाए, ठीक है ना, यदि हम कोई काम स्टार्ट करते हैं, उसकी शुरुआत अगर हम काफ़ी अच्छी कर दें, तो ऐसा कहते हैं कि हमारा आधा काम पूरा हो जाता है। ठीक है ना, ये कहावत है, आपने सुनी होगी। तो उसी चीज को यहाँ पर लिखा गया है इस जो लाइन में, लेकिन थोड़ा सा उल्टा लिखा गया है। ठीक है ना। ये जो ऑथर है, जो राइटर है हमारे, ये उस कहावत से थोड़ा सा हटकर चल रहे हैं और अपनी बात को कह रहे हैं। अब देखो इन्होंने क्या लिखा है। एक कहावत ये होती है, किसी काम की शुरुआत बहुत अच्छी हो जाए तो कहते हैं कि हमारा आधा काम पूरा हो गया। आधा काम बचा होता है कि बचा हुआ जो आधा काम है उसे हम ठीक से कर दें। ठीक। देखो अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि वेल बिगन। वेल का मतलब होता है बहुत सही यानी कि बढ़िया, और बिगन का मतलब होता है शुरुआत करना। तो अगर किसी चीज की शुरुआत अच्छी हो तो इज नॉट ऑलवेज हाफ डन। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हमेशा ये नहीं होता कि आधा काम हो गया। ठीक। जहाँ कहावत है कि किसी काम की शुरुआत अच्छी हो जाए तो आधा काम हो गया, तो यहीं पर लिखा हुआ है अगर किसी काम की शुरुआत अच्छी हो जाए तो इज नॉट ऑलवेज हाफ डन। तो इसका हमेशा ये मतलब नहीं होता कि आपका आधा काम हो गया। ठीक। तो कहीं कहीं बात पर आप कह सकते हो कि आपकी अच्छी शुरुआत है, आधा काम हो गया, लेकिन हमेशा नहीं कह सकते आप इस बात को। ठीक। आगे लिखा हुआ है, और इन एनी केस, और अगर किसी केस में ऐसा होता है कि हाफ डन इज नेवर गुड इनफ। और एक दूसरा जो कंडीशन है, वो दूसरी कंडीशन ये है कि हमेशा से जो आधा काम है, अगर किसी कोई पूरा काम है उसका आधा काम हो जाए तो इज नेवर गुड इनफ, वो काफी नहीं होता। ठीक है ना। तो अगर आपका कोई काम है तो पूरा होना चाहिए, पहली बात ये, और दूसरी बात ये, अगर किसी काम की शुरुआत अच्छी हो जाए तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपका आधा काम हो गया। ठीक। तो काम मतलब पूरा होना चाहिए, और अगर शुरुआत अच्छी है तो खत्म भी उसको फटाफट से हमें करना चाहिए। ठीक। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है द सेंटर रेस्पॉन्स। देखो ये जो चीजें हैं, सेंटर हो गया, ठीक है ना, ये जो वर्ड है, और एक और वर्ड होता है द क्रेडिटर। ठीक है ना। ये फाइनेंशियल आर्टिकल में आता है। ये आपने देखा होगा, सेंटर का मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, और क्रेडिटर का मतलब होता है बैंक। ठीक है ना। और चूंकि वहां पर अगर मेन बैंक की बात करेंगे तो वहां पे आरबीआई के लिए मोस्टली यूज किया जाता है। ठीक है ना। तो ये मोस्टली वर्ड है जो आपको ऑलमोस्ट दिमाग में बैठ गया होगा। ठीक है ना। अगर हम जहाँ भी द सेंटर है तो मतलब सरकार की बात करी गई है। ठीक है। तो जो सेंटर है उसने क्या किया? रेस्पॉन्स किया, यानी अपनी प्रतिक्रिया दी है, अपनी तरफ से कोई जवाब दिया है। किसको दिया है? टू सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट का जवाब दिया है। किस चीज पर जवाब दिया है? डेट। जवाब क्या है? वो ये है कि डेट द मॉडलिटीज ऑफ द एक्सपेंसिव असिस्टेंस। देखो धीमे धीमे पढ़ते हैं। द मॉडलिटीज, मॉडलिटी का मतलब होता है किसी काम को करने का तरीका। ठीक है ना। तो जवाब में क्या दिया है कि किसी काम को करने का तरीका। अब किस चीज का काम है? ऑफ द एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव का मतलब होता है बहुत बड़ा। देखो आपने इस चीज की स्पेलिंग देखो जरा, यहाँ पर लिखा हुआ है EXPENSIVE।
EXPANSIVE, तो एक्सपेंसिव ये बना हुआ एक्सपेंशन से। एक्सपेंशन का मतलब होता है बहुत फैलाना, किस चीज को फैलाना, वहीं से वर्ड बना हुआ है एक्सपेंसिव यानी कि बहुत बड़ा। एक वर्ड होता है एक्सपेंसिव जिसका मतलब होता है महंगा, तो उसकी स्पेलिंग देखना, वहां पर ई होता है, EXPENSIVE, ठीक है ना। तो ये दो वर्ड हैं, हमेशा कंफ्यूज करते हैं। और आप अगर अगर पढ़ रहे हो इस आर्टिकल को तो इस वर्ड को अपने नोट बुक में उतार लिख सकते हो, ठीक है ना, ताकि आगे आपको कभी वर्ड परेशान ना करे, ठीक है। तो एक्सपेंसिव का मतलब होता है बहुत बड़ा, ये एक्सपेंशन से बना है, ठीक है ना। तो मॉडलिटी यानी काम करने का तरीका किस चीज का, ऑफ द एक्सपेंसिव यानी कि बहुत बड़ी, बड़ा, असिस्टेंस यानी कि मदद, और प्रोग्राम। तो एक बहुत बड़ी मदद का जो प्रोग्राम है, ठीक है ना, यानी कि जो स्कीम है, मदद की स्कीम बनाई गई है फॉर चिल्ड्रन यानी कि बच्चों के लिए। अब बच्चे कौन से, जो कि ऑर्फन है यानी कि जो अनाथ हो गए हैं, जिनके ऊपर कोई साया नहीं है, और किसके द्वारा हुए हैं, बाय कोविड-19 के द्वारा हो गए हैं, ठीक है ना। तो उसके जो काम करने का तरीका है ठीक है ना, ये जो स्कीम को, ठीक है ना, आगे लिखा हुआ है। और ये जो कोई भी स्कीम है, ये अनाउंस किया है, अनाउंस्ड बाय प्राइम मिनिस्टर, ठीक है ना, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। अब वो क्या है, जो काम करने का तरीका है, ठीक है ना, वर येट टू बी फॉर्मुलेटेड कम्स एज ए डिसअपॉइंटमेंट। इसका मतलब है कि वो जो है वो अभी भी क्या है, वर यानी कि येट टू बी, अभी भी फॉर्मुलेटेड यानी कि उसका बनना बाकी है। फॉर्मुलेट का मतलब होता है किसी चीज का बनना, फॉर्म होना, ठीक है ना, उसका बनना बाकी है। और ये चीज किस तरह से आती है, कम्स एज, ये चीज आती है एज ए डिसअपॉइंटमेंट। डिसअपॉइंटमेंट का मतलब होता है निराशा के रूप में, ठीक है ना। यानी कि आपने स्कीम, तो कोई जो स्कीम है वो बना तो दी है, लेकिन अभी उसको सही तरीके से लागू किस तरह किया जाएगा वो अभी आपने नहीं बताया है। तो ये चीज किस तरह से आती है, डिसअपॉइंटमेंट के रूप में आती है, ठीक है ना। और वही वर्ड है जो ऊपर कहा गया है कि किसी काम की शुरुआत अच्छी हो तो आधा काम हो जाता है, ऐसा हमेशा नहीं कह सकते, क्योंकि आपने ऐसा सिर्फ सोचा है कि स्कीम बनेगी या बनाई है, लेकिन अभी उसको इम्प्लीमेंट करना बाकी है। तो बिना इम्प्लीमेंट किए किसी भी स्कीम का कोई फायदा नहीं होता, ठीक है ना। आप कितनी भी स्कीम बना दो, जब तक आप उन्हें इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, लागू नहीं करोगे, तो उसका कोई अर्थ नहीं बनता, ठीक। आगे पढ़ते हैं, आगे लिखा हुआ है वाइल, जबकि राइटली फिटेड। राइटली फिटेड का मतलब है सही रूप से, और फिटेड का मतलब होता है आप किस चीज को सेलिब्रेट करते हो, ठीक है ना, किस चीज का आप ठीक है ना, सेलिब्रेट करना। फिटेड का मतलब होता है सेलिब्रेट करना, खुशी मनाना किसी चीज की। और जबकि आप किसी चीज की सही रूप से, राइट यानी सही रूप से जब खुशी बनाते हैं, फिटेड इट्स अनाउंसमेंट यानी कि जो स्कीम आई है जब इसका अनाउंसमेंट हुआ था, ठीक है ना। अनाउंसमेंट का मतलब होता है अनाउंस करना किसी चीज को, ठीक है ना। और ऑफ ए कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब भी होता है बहुत विस्तृत यानी कि बड़ा। ऊपर जो वर्ड आया था एक्सपेंसिव, ठीक है ना, EXPAN, ये उसी का सिनोनिम है, ठीक है ना। इसका मतलब भी होता है बहुत विस्तृत, एक ऐसी चीज जिसमें सारी चीजें शामिल हो। जैसे सपोज करो, कॉम्प्रिहेंसिव का आप ऐसे समझ सकते हो कि एक स्कूल है और उस स्कूल में हर तरह के बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है ना। और नॉर्मल बच्चे भी पढ़ते हैं, और जो मेंटली डिसेबल होते हैं वो बच्चे भी पढ़ते हैं, और हर क्लास का बच्चा पढ़ता है, 12 से 1 से लेकर 12 तक का। तो वो स्कूल क्या हो गया, कौन सी कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन सिस्टम हो गया, यानी कि एक ऐसी पढ़ाई की व्यवस्था हो गई जो कॉम्प्रिहेंसिव है, यानी कि बहुत बड़ा है, और उस व्यवस्था में हर चीज को कवर किया जाता है, ठीक है ना, उसे कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव। और दूसरा वर्ड होता है एक कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है ना। एक ये भी शब्द होता है जो आपको परेशान करता है, कॉम्प्रिहेंशन। उसका मतलब होता है किसी चीज को समझने की क्षमता। आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर आपने कोई गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम दिया हो, या आप अगर तैयारी कर रहे हो, तो एक इंग्लिश का जो पार्ट होता है उसमें आता है अनसीन पैसेज, ठीक है ना, एक पैराग्राफ दे देते हैं, उसको कॉम्प्रिहेंशन भी कहते हैं, जिसमें ये देखता है एग्जामिनर। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब है कि आपकी समझने की क्षमता कितनी है, आप कितना समझ सकते हो। यानी कि आपको पैसेज दे दिया पूरा, आप उसे पढ़ोगे, पढ़ने के बाद फिर उसमें उसके सवाल का जवाब दोगे, ठीक है ना। तो उसको कहते हैं कॉम्प्रिहेंशन, इसीलिए कहते हैं कि आपकी समझने की क्षमता कितनी है, तो उसे कहते हैं कॉम्प्रिहेंशन। और ये हो गया कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब हो गया एक बहुत बड़ा विस्तृत रूप, एक ऐसी चीज जो हर चीज को कवर करके चले, ठीक है ना। तो ये जो प्रोग्राम है कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है, बहुत बड़ा प्रोग्राम है जो हर चीज को कवर कर रहा है। फॉर द मोस्ट वनरेबल सेक्शन, और किसके लिए, जो सबसे ज्यादा, द मोस्ट है सबसे ज्यादा, वनरेबल का मतलब होता है कमजोर, और सेक्शन का मतलब होता है वर्ग। तो सबसे ज्यादा कमजोर वर्ग का मतलब है जो बच्चे हैं, ठीक है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत कमजोर हैं, ठीक है, जिनके ऊपर कोई सहारा नहीं है, जिनके लिए, तो उनके लिए है ये चीज जो स्कीम है। ऑफ द पॉपुलेशन ड्यूरिंग दिस
कोविड-19 पेंडेमिक, ठीक है ना। आगे लिखा हुआ है चिल्ड्रन द सेंटर डिड नॉट ले डाउन प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज फॉर द इम्प्लीमेंटेशन। देखो वही बात लिखी गई है कि ये प्रोग्राम है, इसकी अनाउंसमेंट हुई है, ये प्रोग्राम किसके लिए है, बहुत ज़्यादा वनरेबल सेक्शन के लिए है, बच्चों के लिए है। और ये जो बच्चे कैसे हैं जिनको नुकसान हुआ है कोविड-19 की वजह से, ठीक है ना। और जो हमारा सेंटर है, सेंटर का मतलब जो हमारी केंद्र है, उसने क्या नहीं किया है, डिड नॉट ले डाउन। ले डाउन का मतलब होता है स्थापित करना, ठीक है ना, सेटअप करना, यानी किसी चीज की स्टार्ट करना, ठीक है ना। जैसे कि इन्होंने अब कानून तो बना दिया लेकिन अब उसको लागू करना बाकी है, तो उसे कहते हैं ले डाउन करना। तो सेंटर डिड नॉट ले डाउन, सेंटर ने ले डाउन नहीं किया है, लागू नहीं किया, स्थापित नहीं किया। प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज को, प्रोसीजरल का मतलब होता है कि कोई चीज किस तरह काम करेगी, ठीक है ना, उसका प्रोसीजर क्या होगा, ठीक है ना, प्रक्रिया के रूप में कि किस प्रक्रिया के हिसाब से काम करेगी। और फॉर्मेलिटीज का मतलब होता है रूल्स रेगुलेशन प्रोटोकॉल्स, ठीक है ना, फॉर इम्प्लीमेंटेशन, ये लागू करने के लिए। तो सेंटर ने क्या किया अभी इस स्कीम को लागू करने के लिए, ठीक है ना, कुछ जो प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज हैं उनको स्थापित नहीं किया है, ठीक है ना। प्रोसीजरल का मतलब होता है कोई चीज किस तरह से काम करेगी, प्रक्रिया क्या होगी उसकी, ठीक है ना। और फॉर्मेलिटी यानी कि आपके रूल्स और प्रोटोकॉल्स। आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा हुआ है इट इज क्लियर, ये बहुत साफ है, फ्रॉम द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन of child right submission in Supreme Court that nearly 10,000 children are in need of immediate care and protection। तो आगे लिखा हुआ कि इट इज क्लियर, ये बहुत साफ है। अभी साफ किस कहाँ से हुआ है, बहुत जो क्लियर किस चीज से हुआ है, फ्रॉम द नेशनल कमीशन प्रोटेक्शन से, यानी कि बच्चों के प्रोटेक्शन का लिए कमीशन बनाया गया है, एक आयोग है, राष्ट्रीय आयोग, ठीक है। नेशनल कमीशन मतलब राष्ट्रीय आयोग फॉर प्रोटेक्शन यानी बचाव के लिए, ऑफ चिल्ड्रंस यानी कि चाइल्ड राइट यानी कि बच्चों के अधिकार के लिए। उसने एक सबमिशन किया है, सबमिशन का मतलब है एक, आप कह सकते हो इन द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में एक कुछ अपना एक प्रेजेंट किया है, कोई एक डॉक्यूमेंट होगा, ठीक है ना, एक रिपोर्ट होगी जिसको सुप्रीम कोर्ट में क्या किया है, सबमिट किया है, ठीक है ना, उसे कहते हैं सबमिशन करना, प्रस्तुतिकरण करना, प्रस्तुत करना किसी चीज को। तो सुप्रीम कोर्ट ने में इस कमीशन ने एक रिपोर्ट होगी अपनी, उसको सबमिट किया होगा। और उसमें क्या है, उसमें ये चीज साफ हुई है कि डेट यानी कि लगभग, नियरली यानी लगभग 10,000 बच्चे, चिल्ड्रन नहीं बच्चे, जो बहुत सारे बच्चे हैं, आर इन नीड, वो जरूरत में है किस चीज की, ऑफ इमीडिएट, इमीडिएट का मतलब होता है बहुत तुरंत, जल्दबाजी में, बहुत फास्ट, जल्दी की केयर की और प्रोटेक्शन, उन्हें केयर और बहुत जल्दी केयर और प्रोटेक्शन की उन्हें जरूरत है, केयर यानी कि देखभाल, प्रोटेक्शन यानी कि बचाव, ठीक है ना। तो ये साफ हुआ है इस सबमिशन से, ठीक है ना, ये जो कमीशन है इसने सुप्रीम कोर्ट में एक सबमिशन दिया है, उससे चीज साफ हुई है कि लगभग लगभग 10,000 बच्चे हैं जिनको जरूरत है अब बहुत जल्दी से एक केयर की और प्रोटेक्शन की, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा हुआ है दे इंक्लूड, जिसमें शामिल है, इंक्लूड बच्चे, एज जिनकी उम्र है बिटवीन यानी से लेकर 0 and 17 ईयर, जिसमें शामिल हैं जो 10,000 बच्चे हैं उनमें शामिल हैं 0 से लेके 17 साल तक के बच्चे जो ऑर्फन हो गए हैं, ठीक है ना, यानी कि जिनके माता पिता नहीं रहे हैं, और अबंडन कर दे, और जो बच्चे अबंडन कर दिए गए हैं, अबंडन का मतलब होता है त्याग देना, और त्याग देना का अर्थ है यानी कि बच्चों को ऐसे ही रास्ते में गली में छोड़ देना, ठीक है ना, परिवार, ठीक है ना, ऐसा होता है कि बच्चों को छोड़ देते हैं, क्या होता है अबंडन यानी कि किसी का बच्चा हुआ कोई कैसा भी, ठीक है ना, तो कुछ लोग क्या करते हैं, पालते नहीं है उसे, ऐसे ही छोड़ देते हैं, बाहर छोड़ जाते हैं, ठीक है ना। फिल्मों में भी देखा होगा कि भाई मंदिर के कोने पर बच्चों को छोड़ दिया, तो उसे कहते हैं अबंडन कर देना, बच्चे को त्याग देना, ठीक है ना। और किसके दौरान दौरान ये ड्यूरिंग कोविड पेंडेमिक के दौरान, ये जो महामारी है इसके दौरान, और कब से हुआ है, सिंस यानी कि कब से हुआ है ये, मार्च 2020, यानी कि पिछली साल की 2020 से लेके अब तक का बीच में ये सब ऐसा हुआ है। आगे पढ़ते हैं, आगे लिखा हुआ है द टोटल, ये जो पूरा टोटल है, जो कुल है, जो जमा है वो ये है कि 9,346, ठीक है, 9,346 जो चिल्ड्रन है, जो बच्चे हैं, हु हैव बीन अफेक्टेड, जो अफेक्ट हो चुके हैं, जो असर पड़ चुका है जिन बच्चों पर। अफेक्ट एक वर्ब है यहाँ पर, और एक शब्द होता है जो दूसरा है परेशान करने वाला, जिसकी स्टार्टिंग होती है इफेक्ट से, EFFECT, ठीक है ना, उसका वो एक नाउन होता है एक्चुअली, उसका मतलब होता है अफेक्ट, इफेक्ट का मतलब होता है इफेक्ट, असर, और इसका मतलब होता है अफेक्ट यानी कि असर पड़ना, ठीक है। ये एक वर्ब है, ये एक क्रिया है, वो एक नाउन है खाली, वो एक संज्ञा होती है, ठीक।
आगे बढ़ते हैं। बच्चे क्या हो गए, हैव बीन अफेक्टेड हो गए हैं, असर पड़ चुका है इन बच्चों को, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल हैं 1772 बच्चे शामिल हैं हु लॉस्ट बोथ पेरेंट्स। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने खो दिए हैं अपने दोनों पेरेंट्स। बोथ पेरेंट्स का मतलब होता है माता पिता, माता और पिता दोनों को खो चुके हैं, ठीक है ना, इतने बच्चे हैं। और 7764, ठीक है, 7464 बच्चे इतने हैं हु हैव लॉस्ट वन पेरेंट, जिन्होंने लगभग लगभग अपने एक पेरेंट को खोया, यानी या तो अपनी माता को या अपने पिता को खो दिया है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा हुआ है एंड यानी कि और 140 बच्चे वो हैं हु हैव बीन अबेंडन्ड फ्रॉम मार्च 2020 टू मई 29 2021। और 140 बच्चे वो हैं जिनको त्याग दिया गया है, यानी कि बच्चे वो हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिनको बाहर ले जाकर छोड़ दिया जाता है, ठीक है ना। और ये कब से कब तक है, पिछले साल के मार्च से लेकर इस साल मई 2021 के 29 तारीख तक, ठीक है ना। यानी कि आज अगर तारीख 3 है शायद, तो अब से 4-5 दिन पहले की रिपोर्ट तक है, ठीक है ना, तब तक। आगे लिखा हुआ है इट फर्दर टोल्ड द एपेक्स कोर्ट दैट दीज चिल्ड्रन रन ए हाई रिस्क ऑफ बीइंग पुश्ड इनटू ट्रैफिकिंग एंड द फ्लैस्टेड। और ये जो बच्चों के लिए जो कमीशन है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड जो है, इसने क्या किया है, इसने बताया है, ठीक है ना। इट फर्दर, फर्दर का मतलब होता है और आगे चलकर, और आगे, ठीक है ना। फर्दर टोल्ड मिस कहना, बताना। द एपेक्स कोर्ट, एपेक्स का मतलब होता है सबसे ऊपर, ठीक है, चोटी, एपेक्स का मतलब होता है चोटी, और एपेक्स कोर्ट का मतलब होता है सबसे जो बड़ी कोर्ट है, यानी कि जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, उसको बताया है। क्या बताया है, डैट कि दीज यानी कि जो बच्चे हैं ये रन कर रहे हैं, भाग रहे हैं एक हाई रिस्क में, ठीक है ना। ये जो बच्चे हैं एक हाई रिस्क के अंदर हैं, बहुत बड़े रिस्क के अंदर हैं। और रिस्क किस चीज का, ऑफ बीइंग पुश्ड इनटू ट्रैफिकिंग एंड फ्लस्टेड, कि इनको ढकेल ना दिया जाए, कि इनको ना झोंक दिया जाए, पुश ना कर दिया जाए, किस चीज में, ट्रैफिकिंग में। ट्रैफिकिंग का मतलब होता है कि आप कह सकते हो मानव तस्करी, ठीक है ना। यानी कि पहले बच्चों को, मानव तस्करी में क्या होता है, बच्चों को किडनैप करते हैं, किडनैप करने के बाद फिर उनकी बॉडी के जो पार्ट्स हैं उनको निकाल कर बेच देते हैं, ठीक है ना, उसे कहते हैं मानव तस्करी। इस चीज में ना धकेल दिया जाए, क्योंकि भाई जो बच्चा है जिसका कोई गार्जियन नहीं है, कोई देखभाल करने वाला नहीं है, तो उनके साथ क्या होगा, ऑलमोस्ट ऐसा ही होगा, मानव तस्करी होगी, ठीक है ना। और क्या होगा, फ्लैश ट्रेड। फ्लैश ट्रेड का मतलब होता है देह व्यापार, देह व्यापार यानी कि प्रोस्टिट्यूशन का जो व्यापार होगा, ठीक है ना। और ठीक है ना, तो ये बच्चे क्या कर रहे हैं, इस रिस्क में हैं, ठीक है ना, आज के टाइम पर। तो इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जो ये स्कीम बनाई है इसको फटाफट से इम्प्लीमेंट किया जाए। आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा हुआ है देयर इज दस नो डाउट दैट टाइम इज ऑफ द एसेंस हेयर, कि अब यहाँ पर कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना। देयर इज कि अब यहाँ पर, दस यानी कि इस प्रकार, नो डाउट कोई डाउट नहीं है, कोई शक नहीं है, कोई संदेह नहीं है, डेट वो ये है कि जो टाइम है, जो वक्त है, इज ऑफ द एसेंस है, कि जो वक्त है, जो समय है, वही यहाँ पर एसेंस का मतलब होता है सार, किसी चीज का सार होना, कि वक्त से बड़ा कुछ नहीं है यहाँ पर। अब जो वक्त है हमारे पास वही एक सार है, एक एसेंस है, एक समरी है हर चीज की, कि अभी आपके पास वक्त है और इस वक्त में ये सही वक्त है कि अब आपको जो स्कीम है, जो आपने बनाई है, जो सोची है, उसे आप इम्प्लीमेंट करें ताकि इन बच्चों को बचाया जा सके, ठीक है ना। कम से कम 10,000 बच्चे हैं, और ये तो लगभग लगभग वो बच्चे हैं जो रिकॉर्ड किया गया है, ठीक है ना, जिनका एक डाटा है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनका रिकॉर्ड नहीं है, जिनका कोई डाटा नहीं है, ठीक है ना। तो ये आज का आर्टिकल है, इजी ही था आज का आर्टिकल, और आई होप आपको समझ में भी आया होगा। सोशल इशू के ऊपर था, और ये सोशल इशू जो है, जो सामाजिक समस्या है, ये निकली किस वजह से, ये बीमारी की वजह से है, कोविड-19 की वजह से। तो एक ये भी पॉइंट हो सकता है कि अगर आपका किसी एग्जाम में कुछ लिखने के ऊपर आ जाए कि कोविड-19 की वजह से होने वाले क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, तो वहाँ पे इस इफेक्ट को आप डाल सकते हो कि ऐसा भी हुआ है कि लगभग लगभग 10,000 के आसपास बच्चे हैं जो ऑर्फन हुए हैं, ठीक है ना। तो इनके लिए भी कुछ किया जाए, ठीक है ना। तो फिर फिलहाल आज के लिए इतना ही, चलते हैं, धन्यवाद।